डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने अरेस्ट के प्रोविज़न किसी अभियुक्त को न्यायालय में हाजिर होने के लिए क्या क्या आदेश कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है, क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जा सकता है, उसके अंतर्गत हमने समन, वारंट और अरेस्ट की चर्चा की थी। और आज पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट के प्रोविज़न हम डिस्कस करेंगे, जो कि इसके आगे के पार्ट है। यानी अगर समन पे कोई नहीं आता है, कोई अभियुक्त हाजिर नहीं होता है, तो उसे फिर उसके लिए अरेस्ट के प्रोविजंस किए जाते हैं। और अरेस्ट के प्रोविज़न आप पढ़ चुके हैं। अगर वो अपने को अरेस्ट से बचाता है, यानी एब्सकॉन्ड हो जाता है, किसी कारण से अरेस्ट नहीं हो पाता है, पुलिस असफल रहती है उसको अरेस्ट करने में, तो ऐसे कंडीशन में फिर उसकी उद्घोषणा और कुर्की की कार्रवाई की जाती है। तो ये जो प्रोविजंस हैं ये सीआरपीसी के सेक्शन 82 से 86 के बीच में दे रखा है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेक्शन 82 क्या डिक्लेयर करता है, क्या प्रोवाइड करता है। तो 82 सेक्शन 82 काफ़ी बड़ा पार्ट है इसका, और सेक्शन 82 में 4 सब क्लॉजेज हैं। सबसे पहले 82 सब क्लॉज 1, इसकी हेडिंग है कि फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा या प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अरेस्ट से वो बच रहा है तो उसको एब्सकॉन्ड कहा जाएगा, फरार कहा जाएगा या भगोड़ा कहा जाएगा। तो सेक्शन 82 सब क्लॉज 1 क्या प्रोवाइड करता है कि यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या बिना यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है, जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता, तो न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर जो उसे उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन पश्चात की हो, हाजिर हो। यानी जब कोई व्यक्ति पुलिस के लाख कोशिश के बावजूद अरेस्ट नहीं हो पाया, चाहे तो वो खुद को छुपा रहा हो या वो उस निश्चित स्थान से जहां का कि पुलिस को पता है वो फरार हो गया हो, तो ऐसे कंडीशन में जब न्यायालय को सूचना मिलेगी कि वह व्यक्ति इस तरह से फरार हो गया है, तो वह एक डिक्लेरेशन छपवाएगा, चाहे अखबार में या मुनादी। पहले किसी जमाने में मुनादी पिटवाई जाती थी, अब वो उसकी प्रकाशित करवा देगा ऐसी उद्घोषणा, और उसमें लिखा रहेगा जो समन में या वारंट में जो बातें लिखी जाती हैं कि फला तारीख को फला स्थान पर आप उपस्थित हो जाओ। तो ये एक ओपन डिक्लेरेशन है, ओपन प्रोक्लेमेशन है, जो उस व्यक्ति तक सूचना मिलेगी। अगर किसी कारण से, किसी मजबूरी के कारण वह व्यक्ति जेन्युइन कॉज के कारण वह अपने स्थान पर नहीं था या वो अरेस्ट नहीं हो पाया, तो उसको इस तरह से एक मौका और है कि वो अपनी उद्घोषणा पढ़ने के बाद वो उस स्थान पर हाजिर हो जाए। लेकिन और इसमें कम से कम जब उद्घोषणा की जाएगी तो मिनिमम 30 डेज का टाइम उसको दिया जाएगा निश्चित समय और निश्चित स्थान पर उपस्थित होने के लिए। सेक्शन 82 सब क्लॉज 2 ये उद्घोषणा किस प्रकार से प्रकाशित की जाएगी उसका एक फॉर्मेट या प्रोसीजर बताता है। ये कहता है सब क्लॉज 2 का 1, इसमें ए बी सी 3 पार्ट हैं और उसके बाद सब क्लॉज 3 आ जाता है। तो 82 सब क्लॉज 2 का सब क्लॉज 1 कहता है कि ए या क वह उस नगर या ग्राम के
जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहज दृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुनादी पिटवाई जाती थी, तो इस तरह की उद्घोषणा डिक्लेयर करके वह व्यक्ति जिस स्थान पर मामूली तौर पर निवास करता है वहां पर सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर वह व्यक्ति अपनी पहचान छुपा रहा है तो उस जगह पर वो हो सकता है कि उपस्थित हो और वो सुन ले। दूसरा इस कारण से भी कि हो सकता है कि उस व्यक्ति को ऐसी कोई जानकारी न हो कि पुलिस उसके खिलाफ समन इशू हो चुका है और वारंट इशू चुका है, तो वहां पर उसे अन्य लोगों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो ये कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण कि सार्वजनिक और सहज दृश्य स्थान पर, आमतौर पर गांव में चौपाल होता है वहां पर, या शहरों में जहां पर कि कॉमन प्लेस हो वहां पर सार्वजनिक रूप से ये पढ़ा जाएगा। बी, वह उस गृह या वास स्थान के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य भाग पर या ऐसे नगर या ग्राम के किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगी। अगर कि मान लो उस गांव में लोग इकट्ठे नहीं हुए या बहुत कम लोग हुए, तो ऐसे कंडीशन में वो पढ़ी तो जाएगी, साथ ही साथ जो भी कॉमन विजिबल प्लेस है वहां पर उसको चस्पा भी कर दिया जाएगा। और सी, उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के किसी सहज दृश्य भाग पर भी लगाई जाएगी। इसमें दो पार्ट है। यदि न्यायालय ये सब 82 सब क्लॉज 2 के 1 का ये ए बी सी तीनों पार्ट था। अब 82 सब क्लॉज 2 का ही 2 ये कहता है कि यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह यह निर्देश भी दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में परिचालित किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाए जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है। तो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं 82 सब क्लॉज में तो ये है कि न्यायालय उद्घोषणा करवा सकता है, और उद्घोषणा की तामील कैसे होगी ये सब क्लॉज 2 कहता है, बताता है। उसमें जब सबसे पहले तो उसको सार्वजनिक स्थान पर पढ़ के सुनाया जाएगा, उसके बाद उसको सार्वजनिक स्थान पर ही चस्पा किया जाएगा और उसकी एक प्रति न्यायालय जहां से ये जारी हुआ है वहां भी चस्पा किया जाएगा। और उसी का पार्ट 2 ये कहता है कि अगर न्यायालय उचित समझता है तो इसे प्रकाशित भी कराया जा सकता है समाचार पत्र में, और उस समाचार पत्र में जो कि वहां जहां पर कि वो मामूली तौर पर निवास करता है वहां पर उसका सर्कुलेशन हो। 82 सब क्लॉज 3 82 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा यह लिखित कथन कि उद्घोषणा विनिर्दिष्ट दिन उपधारा 2 के खंड 1 में विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गई है, इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि इस धाराओं के अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित की जाएगी। ये एक ऑफिस मैटर है जिसमें कि न्यायालय द्वारा ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग उद्घोषणा कर दी जाएगी तो वो पर्याप्त साक्ष्य माना जाता है। क्योंकि सारी जो ऑफिस की कार्रवाई है वो न्यायालय के देखरेख में चलती है, इसलिए न्यायालय ने अगर ये डिक्लेयर कर दिया कि इस तरह से उद्घोषणा कराई गई है तो ये माना जाएगा कि उद्घोषणा कराई गई होगी या कराई गई है, होगी क्या है। सब क्लॉज 4 82 सब क्लॉज 4 82 सब क्लॉज 4 ये कहता है कि जहां उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा ऐसे व्यक्ति के संबंध में है जो किसी ऐसे अपराध में अभियुक्त है जो भारतीय दंड संहिता की, ये धाराएं सब आपके सामने लिखी हुई दिख रही हैं, 302, 304, 364, 367, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 436, 449, 459 या 460 के अधीन दंडनीय है। और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा द्वारा
विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में किए गए दावे या आपत्ति को दावेदार या आपत्तिकर्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधित्व द्वारा चालू रखा जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस व्यक्ति को हाजिर होना है उसके लिए उद्घोषणा प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, और वो घोषणा किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में है जो ये जो स्लाइड में धाराएं लिखी गई हैं आईपीसी के इन सेक्शंस के अंतर्गत वो अभियुक्त है और साथ इन अभियुक्त है और साथ में इन धाराओं के अंतर्गत वो दंडनीय है। और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान पर और समय पर उपस्थित होने में असमर्थ रहता है तो न्यायालय ऐसी जांच के पश्चात जैसा उचित समझे उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकता है और इस प्रभाव की घोषणा कर सकता है। यानी कोर्ट के द्वारा तमाम प्रयासों के बाद भी उद्घोषणा के पढ़वाने के, उसकी चस्पा करने के, उसकी प्रकाशित करने के बावजूद अगर वो व्यक्ति उपस्थित नहीं होता न्यायालय में वो निर्धारित तिथि यानी 30 डेज के अंदर, तो ऐसे कंडीशन में उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा सकता है। ठीक है, सब क्लॉज 5 ये कहता है कि उपधारा 2 व 3 के प्रावधान यानी जो मोडस ऑपरेंडी दे रखा है उद्घोषणा का कि किस प्रकार से वो तामील की जाएगी, तो उपधारा 2 व 3 के प्रावधान उपधारा 4 के अधीन न्यायालय द्वारा की गई घोषणा के प्रति लागू होंगे जैसे वे उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा पर लागू होते हैं। ठीक है, यानी अगर न्यायालय ने निर्णय कर लिया कि उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया जाना है तो ये मान लिया जाएगा कि उद्घोषणा 1 के अधीन यानी एक जो सबसे पहले उसे तामील करना था उद्घोषणा उसके ऊपर लागू होंगे। तो कुल मिलाकर प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट दोनों एक साथ दिया हुआ है। पहले प्रोक्लेमेशन किया जाएगा उसके बाद अटैचमेंट किया जाएगा। प्रोक्लेमेशन भी स्टेप वाइज है। सबसे पहले उसे उद्घोषणा किया जाएगा कि आपको निश्चित तारीख पर निश्चित स्थान पर उपस्थित होना है और उसके लिए एक कॉमन प्लेस पर पढ़ के सुनाया जाएगा, चस्पा भी किया जाएगा, प्रकाशित भी किया जाएगा। इन सारे प्रयासों के बावजूद अगर वह व्यक्ति निर्धारित तिथि को निर्धारित स्थान पर उपस्थित नहीं होता है तो सब क्लॉज 4 में उसे उद्घोषित अपराधी या प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर देगा न्यायालय। ठीक है, जब न्यायालय ने उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया तो अब इसके बाद क्या उपाय बचा? अब इसके बाद एक उपाय बचता है, वो है अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब है कि उस व्यक्ति की जो भी संपत्ति उसके नाम से है उसको कुर्क कर ली जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब फाइनेंशियल लॉस होता है तो व्यक्ति किसी न किसी कारण से न्यायालय में उपस्थित होता ही, तो अगर उसकी संपत्ति को कुर्क की जाएगी तो उसे नीलाम भी किया जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि वह व्यक्ति अपने संपत्ति बचाने के डर से न्यायालय में उपस्थित हो जाए। तो ये एक तरह का मैकेनिज्म है। तो सेक्शन 83 जो है वो फरार व्यक्ति की संपत्ति के कुर्की के बारे में प्रोविजन करता है। इसमें 83 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर अथवा दोनों उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर अथवा दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। यानी उद्घोषणा के बावजूद अगर वह व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ तो न्यायालय उसके बाद किसी भी तारीख को उसके कुर्की का अटैचमेंट का ऑर्डर दे सकता है। और अटैचमेंट किसका होगा? उसकी जितनी भी चल और अचल संपत्ति है उन दोनों की अटैचमेंट किया जा सकता है। इसके साथ एक प्रोविजो लगा हुआ है। प्रोविजो ये कहता है कि यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथ पत्र डाक या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जानी है अपनी समस्त संपत्ति या उसकी किसी भाग का व्ययन करने वाला है, बेचने वाला है, अथवा अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय के अधीन
अधिकारिता से हटाने वाला है, स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है। हटाने का तो आप समझते हैं, जंगम स्थावर संपत्ति तो हटाई नहीं जा सकती, जंगम संपत्ति हटाई जा सकती है। जैसे कोई इसकी महंगी गाड़ी हो, कोई मशीन हो, कोई फैक्ट्री हो, उसको वहां से शिफ्ट कर रहा हो, तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ ही कुर्की का आदेश दे सकता है। यानी पहली बात तो यह है कि सब क्लॉज 1 में कि उद्घोषणा पर अगर वो व्यक्ति हाजिर नहीं हुआ तो उसके बाद किसी भी तारीख को न्यायालय उसको कुर्की के अटैचमेंट के ऑर्डर दे सकता है। लेकिन अगर न्यायालय को समाधान हो जाए या शपथ पत्र पर, यानी उसके अपोजिट ने पहले लिखा है प्रोविजो में कि यदि घोषणा जारी करने वाला न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा किसी ने एफिडेविट पेश की हो कि साहब इस आदमी के अटैचमेंट की कार्रवाई में अगर डिले होगा, क्योंकि जब वो घोषणा पर नहीं आया तो पक्का है कि उसे भी ये पता है कि अब अटैचमेंट होगा, तो अगर न्यायालय को समाधान हो जाता है कि अटैचमेंट करने से पहले पहले वो अपनी संपत्ति को बेच देगा, या अगर कोई चालू संपत्ति है तो उसे वो उस न्यायालय के जुरिसडिक्शन से हटा देगा, तो ऐसे कंडीशन में न्यायालय जो प्रोक्लेमेशन के ऑर्डर है उसके साथ साथ अटैचमेंट ऑर्डर भी दे सकता है कि प्रोक्लेमेशन अगर का टाइम बीत जाए और हाजिर नहीं हो तो उसको प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए। सेकंड 83 सब क्लॉज 2, ऐसा आदेश उस जिले में जिसमें वह दिया गया है उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा और उस जिले के बाहर की उस व्यक्ति की किसी संपत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके जिले में ऐसी संपत्ति स्थित है पृष्ठांकित कर दिया जाए। यानी अटैचमेंट किस प्रकार से किया जाएगा, पहले तो जिस मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश दिया गया उस मजिस्ट्रेट के जिले में जो संपत्ति है पहले उसको अटैच किया जाएगा। उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या उस जिले से बाहर भी उसकी संपत्ति है। अगर उस जिले से बाहर भी उसकी संपत्ति है तो ऐसे कंडीशन में वो ऑथोराइज करेगा उस जिले के डीएम को, ठीक है, जिस जिले में वो उस व्यक्ति की संपत्ति अटैच की जानी है। उसके एंडोर्समेंट के बिना वो प्रॉपर्टी अटैच नहीं की जा सकती, क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम का एंडोर्समेंट होना बहुत जरूरी है। सब क्लॉज 3 83 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है ऋण या अन्य जंगम संपत्ति हो तो इस धारा के अधीन कुर्की ए अभिग्रहण द्वारा की जाएगी अथवा यानी उसको केवल सीज किया जाएगा, रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी, सी उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को उस संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध करने वाला लिखित आदेश द्वारा जारी किया जाएगा, अथवा इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जाएगी जैसा न्यायालय ठीक समझे। ये देखिए एक स्पेशल प्रोविजन है, इसमें सब क्लॉज 3 में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। ये कहता है कि यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है ऋण या अन्य जंगम संपत्ति हो, तो क्या है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ चार्जेस है जिसको उपस्थित होना है उसकी संपत्ति तो है, ये तो पता चला कि वो व्यक्ति उस घोषणा पर हाजिर नहीं हुआ, अब उसकी संपत्ति अटैच ही नहीं आने, लेकिन मान लीजिए कि उसका एक मकान है जिसने बैंक से लोन लेके वो मकान ले रखा है, तो ऐसे कंडीशन में वो जब तक वो लोन चुकता नहीं होता तब तक वो पूरी तरह से उस प्रॉपर्टी का मालिक तो है नहीं। ऐसे कंडीशन में न्यायालय उसको अगर अटैच करके नीलाम करेगी तो उस बैंक का नुकसान हो जाएगा, तो जो भी तो उसका अधिग्रहण किया जाता है, यानी बैंक उसका उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगी, सीज कर लेगी कि आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। या बिजनेस वगैरह है और भी किसी तरह की चीजें हैं तो वहां पर रिसीवर की नियुक्ति कर दी जाएगी, क्योंकि जो देनदार है उसका नुकसान नहीं हो। न्यायालय की कार्रवाई के कारण जो उस व्यक्ति ने जिससे भी लोन ले रखा है, जो भी जिसके प्रति भी उसकी देनदारी है, उसको किसी तरह से नुकसान नहीं हो, इसलिए उसकी रिसीवर की नियुक्ति कर दी जाती है। रिसीवर का काम ही होता है कि वो ये देखे कि उस संपत्ति में किसका किसका पैसा लगा हुआ है और उस संपत्ति को कोई इस तरह से नुकसान न हो कि जिन लोगों ने उसमें पैसा लगा रखा है या उसके लेनदार है उसको कोई नुकसान हो सके। उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी
उस संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा जारी की जाएगी। इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति अगर किसी को ट्रांसफर करना चाहता हो प्रॉपर्टी, तो एक प्रॉपर ऑर्डर जारी किया जाएगा जिसमें ये लिखा होगा कि इस संपत्ति का किसी भी तरह से हस्तांतरण नहीं हो सकता। आमतौर पर सब रजिस्ट्रार जो किसी भी जगह पर होता है उसको दिया जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी जब भी ट्रांसफर होगी तो सब रजिस्ट्रार के यहाँ उसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो सब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रेशन उसका न किया जाए, इसके लिए एक आदेश कोर्ट जारी करेगी। और चौथा ये कहता है कि इन रीतियों में से सब या किसी दो से की जाए, किन्हीं दो से की जाएगी। ऊपर के ए बी सी 3 तरीके बताए गए, 3 तरीके में से कोई भी 2 तरीका न्यायालय जो ठीक समझे उसको वो एडॉप्ट कर सकती है। इसके बाद 83 सब क्लॉज 4, सब क्लॉज 5 और सब क्लॉज 6 3 सब क्लॉजेस और रह जाते हैं। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए 84 सब क्लॉज 3 तक के प्रोविजंस को आप अच्छे से एक बार रिपीट कर लें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।